गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, पूर्ण विश्राम। इसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी। इस पाठ के बारे में हम देखेंगे तो इस पाठ में हास्य व्यंग्य कहानी ये है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसा अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं ले पाते। ठीक है, तो पाठ को शुरुआत करेंगे। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नड़ी की गति देखी। फिर बोले, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। देखो डॉक्टर ने क्या किया, बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नड़ी की गति देखी। यानी क्या है कि उन्होंने बीपी वगैरह उनका चेक किया और कहा कि कुछ सीरियस नहीं है। या सीरियस नहीं है यानी कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं है। आप काम करो, दफ्तर से छुट्टी ले लो और बाहर कहीं पर घूमकर आ जाओ, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। यानी जब भी हम बीमार होते हैं या कुछ टेंशन में होते हैं, अगर हम आराम करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए उनको भी कहा कि विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन विश्राम भी कैसे होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, फुल रेस्ट मिलनी चाहिए। तो लेखक की पत्नी बहुत खुश हुई क्योंकि बाहर जाना था। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। घर जाकर लेखक ने क्या किया, अपनी पत्नी से कह दिया कि जुहू जाने की तैयारी कर दो, हम 2 दिन पूर्ण तरीके से विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन बाद क्या थी, पूर्णिमा थी। चांदनी रात का जो मज़ा है, चांदनी जो पूर्णिमा का दिन क्या होता है, पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। उस चांदनी रात का मज़ा जुहू बीच पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अभी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही लेखक ने और उनके पत्नी ने क्या किया, एक दिन पहले ही तैयारियां जाने के लिए जो जो तैयारी करनी है वो शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। 2 बजे का अलार्म लगाया गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। लेखक की पत्नी जो है वो खुद जो है वो 2 बजे के पहले ही उठी और कुछ नोट करने लगी, यानी कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। श्रीमती जी ने अभी आगे जो जो काम हैं उन कामों की सूची यानी लिस्ट बनाई और हाथ में दे दी। देखो हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि हमें साथ में क्या क्या लेके जाना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरत की रहेगी। ऐसे लेखक की पत्नी ने भी लिस्ट बनाई और उनके हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ों और भी लिख दी। उसने क्या किया, अभी गाड़ी लेकर जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी रहेगी, उन सारी चीज़ों की भी उसने क्या की, लेखक की पत्नी ने लिस्ट बना ली और उनके हाथ में दे दी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। दिन भर उन्होंने क्या की, दौड़ धूप करके यानी भागा दौड़ी करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी जगह का नाम है। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन 4 खिड़कियाँ थी, 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई थी। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। यानी मोटर के लिए, गाड़ी के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो लाते लाते रात तक दिल की धड़कन जो थी, देखो क्या कहा था, पूर्ण रेस्ट लेने के लिए कहा था, लेकिन अभी 2 दिन विश्राम करने के लिए जाने वाले हैं तो उससे पहले ही क्या हो रही है, इन लोगों की भागा दौड़ी हो रही है, इसलिए उनकी दिल की धड़कनें जो है वो दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। रात को सोने लगे यानी रात को जब सोते हुए श्रीमती जी ने आश्वासन दिया, उसने विश्वास दिलाया कि कल जुहू पर हम क्या करेंगे, दिन भर विश्राम लेंगे यानी दिन भर आराम करेंगे। तो हमें जो भी कुछ थकावट आई हुई है, हम जो भी थकान महसूस कर रहे हैं वो पूरी दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। श्रीमती जी ने अपने कर
कमलों से यानी हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर, या घड़ी की घुंडी घुमाकर, पहले पुराने जो घड़ी थी उसे क्या करना पड़ता था, उस रिंग को टाइट करना पड़ता था, वैसे घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आया या नहीं। उसने अलार्म तो लगा लिया लेकिन खुद बाहर भी जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके या ना पूरा निरीक्षण वगैरह करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा हुआ सब सामान आ गया कि नहीं, लिस्ट में जितना भी सामान लिखा हुआ था वो सारा सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। सुबह जैसे ही 5 बज गए तो 5 बजते ही अलार्म बज गया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी उजाला होते न होते जुहू की लिए जाने की जो तैयारी थी वो चरम सीमा तक पर पहुंच गई, यानी कंप्लीट हो गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। जो स्टोव था, पहले जैसे गैस हम जैसे गैस वगैरह इस्तेमाल करते थे वैसे पहले क्या थे, स्टोव वगैरह थे, उस स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बूझने लगा। स्टोव जो है वो हर मिनट क्या होने लगा, बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने और धोखने में ही चला गया। तो जल्दी निकलना था लेकिन स्टोव ने क्या किया था, आज ही धोखा दे दिया था। तो आधा घंटा उस स्टोव में तेल भरना है, उसे धोकना, जलाने का काम करना है, उसमें ही चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। इतना सब होने के बाद चाय का जो प्रोग्राम था चाय पीने का वो स्थगित यानी कैंसिल कर दिया और दत्त चित्त होकर हो तैयारी में जुट गए। और एक चित्त होकर वो क्या हो गए, तैयारी करने में, जुहू जाने की तैयारी करने में जुट गए। ऐसी महत योजनाओं को के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। ऐसी महत योजनाओं को संपन्न करने में यानी और वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। इतनी तैयारियां जो है वो लेखक और उनकी पत्नी जो है वो जुहू जाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी महत्व योजनाओं के संपन्न करने में यानी ऐसी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बाहर घूमने वगैरह जाने के लिए, उसे पॉसिबल करने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग भावना से यानी एक दूसरे की मदद करने की भावना पर विश्वास रखते हैं। अगर हम एक दूसरे को ठीक से मदद करेंगे तो क्या हो जाता है, लिया हुआ कार्य ठीक से संपन्न हो जाता है। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग भावना जो है हमारे जीवन जो है उसका मूल मंत्र है। एक दूसरे के सहायता बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग जो किया जाता है वो मन से किया जाता है, वचन से किया जाता है, काम करने से किया जाता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था, यानी ये जो मूल मंत्र था एक दूसरे की सहायता करना है, ये लेखक को बिल्कुल भी भूला न था। श्रीमती जी ने मेरे कामों की याद दिलाने लगी। अभी क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक, क्योंकि वो लेखक की पत्नी जो थी वो लेखक को कौन कौन से काम करने हैं उसकी याद दिलाने लगी और मैं उपकार के बदले उनकी चिंताओं के में हाथ बटाने लगा। और लेखक की, हाँ ठीक किया तुमने याद दिलाई मुझे, ऐसे सोचने के बदले उनकी पत्नी की जो चिंताएं थी उसमें हाथ बटाने लगा, यानी उनकी चिंताएं बढ़ाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। पुड़िया जो रख रही हो उसके साथ तुम क्या करो, मिर्ची का अचार भी तुम साथ में रख लो। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम समाचार पत्र रखना मत भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अभी जैसे ही लेखक ने पत्नी को याद दिलाया, पत्नी ने भी लेखक को याद दिलाया, तुम क्या करो, मैं तो अचार रख लूँगी लेकिन तुम भी क्या करो, आज का जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसे रख देना, मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने बोला वह तो मैं रख लूँगा लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। जैसे ही लेखक के पत्नी ने याद दिलाया कि समाचार पत्र रखना है, लेखक भी कहता है वो तो मैं रख लूँगा लेकिन तुम जो गुलबंद है उसे मत भूल जाना, जो पिछले साल हम कश्मीर से लेकर आए थे, वहाँ पर जो है वो सर्द हवा चल रही होगी, वहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, वो काम आ जाएगा। गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट का मतलब है समुद्र आदि में नहाते समय पहनने वाले
कपड़े वो जो है वो तुम रख लेना, वरना तुम्हें भीगने को नहीं होगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। अब वो याद दिला रहा है कि रबर कैप अगर तुम भूल गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यानी वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। वो तो रख लूँगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। वो कहती है कि मैं वो रबर कैप तो रख लूँगी लेकिन तुम भी क्या करो, कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। और क्या करना, तो राइटिंग पैड जो है, लिखने का पैड जो है वो मत भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? अभी उन्होंने पूछा कि वहाँ तो हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, तुम राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठियाँ आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त ही भी नहीं मिलता। लेखक की पत्नी ने क्या कहा, देखो अभी वो किसके लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आराम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी हमें जो समय मिल रहा है उस समय में हम क्या कर सकते हैं, उन सारे बातों के बारे में वो सोच रहे हैं। वो कहती है कि माँ की बहुत सारी चिट्ठियाँ आई है, जूहू पर जो खाली वक्त मिलेगा उसमें बैठकर मैं क्या करूँगी, लिख दूंगी। ऐसे तो रोज़ के डेली के दिन में टाइम तो नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ रह गई तो जवाब किसके देंगे। और क्या करना, तुम वो भी चिट्ठियाँ लिख लेना, वो भी लेटर्स रख लेना जिनके मुझे जवाब देने हैं। अगर वो चिट्ठियाँ ही यहाँ पर रह गई तो मैं जवाब किन बातों का देने वाली हूँ। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। देखो अभी वो क्या कर रहे हैं, बिजली का बिल है, बीमा का नोटिस आया है, उनका भी भुगतान करना है। यानी भुगतान करना है, बीमा यानी क्या, सुरक्षा, भुगतान यानी पैसे चुकाना, उनके भी पैसे चुकाने हैं, तो तुम उन्हें भी साथ में डाल लेना, वहां जाकर वो काम भी तुम कर लेना। देखो जा रहे हैं विश्राम के लिए, लेकिन याद आ रहे हैं सारे काम। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सिर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तुम क्या कर रहे थे, धूप का चश्मा गॉगल्स भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा सिर दर्द चढ़ गया था, यानी सिर दुखने लगा था, इसलिए कह रही हूँ कि छतरी भी तुम साथ में रख लेना। अच्छा बाबा रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए। अच्छा बाबा रख लूंगा। और ये वो क्या कहता है कि रख लूंगा, और तुम भी क्या करना कि धूप से बचने की जो क्रीम है वो क्रीम तुम साथ में रख लेना, वरना शाम तक क्या हो जाएंगे, कड़ी धूप के कारण छाले पड़ जाएंगे। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, करारी यानी क्या, तेज, वहाँ पर बहुत ही तेज धूप पड़ती है। श्रीमती कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। देखो लेखक ने कितनी सारी बातों की याद श्रीमती जी को दिलाई थी। वो हर बार क्या कर रही थी, मैं रख लूंगी ऐसा कह रही थी, लेकिन वो क्या ढूंढ रही थी, नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश और सब मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। कैंची मिली थी, ब्रश मिला था, जो भी वो चीज़ें ढूंढ रही थी वो सारी मिल गई थी, लेकिन जो नेल कटर है वो नहीं मिल रहा था, इसलिए डरी हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर लूँगा। समालोचन यानी किसी वस्तु के गुण दोष बताना, फुर्सत से यानी खाली समय में। यहाँ पर लेखक ने भी क्या किया, अखबार रख लिया और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहे थे कि बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी, यानी उसमें क्या गुण दोष है वो देखने के लिए उनके पास आई थी। और लेखक सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर लूँगा, यानी खाली समय जब भी मिलेगा तब भी समालोचन कर लूँगा। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली यानी डाल दी। झोले में उसने क्या की, थैले में 3 किताबें डाल दी। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। कई दिनों से लेखक को ऐसे लग रहा था कि कविता लिखे। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उनकी कई कतरनें जो थी यानी कागज के टुकड़े जो थे इधर उधर फैले हुए थे, बिखरी हुई पड़ी थी यानी फैली हुई थी, उन्हें भी जमा कर लिया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। काव्य प्रेरणा के लिए यानी जो काव्य है वो ठीक से आने के लिए जूहू से अच्छी जगह जहाँ पर बहुत ही रम्य ऐसा निसर्ग है, वातावरण बहुत ही सुंदर है, ऐसी जगह और दूसरी कौन सी होगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुँचे, यानी कई सारा सामान साथ लेकर वो जूहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। 5-7 मिनट जो है वो स्वप्नलोक में यानी सपनों की दुनिया में जो है विचरते यानी घूमते रहे।
हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे, यानी समुद्र में भीगने का मजा ले रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। एक बहुत ही ऊंची लहर आई और दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। लहर की जो थपेड़ थी, उस थपेड़ से यानी क्या है कि जोर का जो प्रवाह होता है, आघात होता है। थपेड़ यानी क्या? आघात। उस आघात से श्रीमती जी के मस्तिष्क में यानी क्या? दिमाग में एक नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे तुम्हें याद है बरामदे की खिड़कियां को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? देखो, अभी सबसे बड़ा सवाल, जब लोग घर के बाहर निकलते हैं तब क्या करते हैं? 4-4 बार वो क्या करते हैं? दरवाज़ा ओढ़ कर देखते हैं, गैस बंद किया क्या, खिड़कियां बंद की क्या। अगर रास्ते में भी याद आए तो फिर से रिटर्न आ जाएंगे कि ठीक से बंद किया क्या नहीं। ठीक है, वैसे ही वो डर लगा रहता है, क्योंकि घर में हम कई सारे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तुएं, चीज़ें जो है वो छोड़कर जाते हैं। वैसे ही जो लहर थी, उस लहर के आघात से श्रीमती जी के दिमाग में सवाल आया और उसने पूछ बैठी कि तुम्हें याद है बरामदे की खिड़कियों को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? खिड़कियां अंदर से बंद की थी या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। लेखक ने क्या कहा? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा मैंने बंद किया था या नहीं। देखो, ऐसे समय में ऐसी बातें हमें बिल्कुल भी याद नहीं आती। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? वो पूछती है कि अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ऐसा कहते कहते जो है वो श्रीमती जी का जो चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ गया, यानी वो डर गई कि अगर बरामदे की खिड़कियां जो है वो चेहरे का रंग पीला पड़ना यानी घबरा जाना। वो घबरा गई। देखो, बरामदे की खिड़कियां खुली है, खिड़की में से कोई भी अंदर जा सकता है, घर में कीमती चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। इन सारे विचारों की वजह से श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, यानी वो घबरा गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होना होगा हो जाएगा। लेखक ने क्या कहा? अभी ये जो सारी बातें हैं, खिड़कियां लगाई थी या नहीं, ये बंद किया था या नहीं वगैरह, इन सारे बातों को छोड़ दो। जो होगा होना है वो हो जाएगा, जो भी होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। लेखक ने जैसे ही कहा कि जाने दो, अभी इन सारे बातों को सोचने का समय नहीं है, हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो हम वही करेंगे। तो अभी इन सारे बातों के बारे में मत सोचो। ऐसा कहते ही लेखक की जो पत्नी है, उनके आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा, यानी उन्हें बहुत ही रोना आ गया। उनकी कांपती ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। उनकी जो कांपते ओठ थे, वो रो रही थी, उसके वजह से उनके ओठ कांप रहे थे और वो कह रही थी अब क्या होगा। यानी अगर खिड़कियां खुली रह गई तो चोर उचक्के आकर घर में भी घुस सकते हैं, चोरी वगैरह कर सकते हैं, कीमती सामान लेकर जा सकते हैं, कितना सारा नुकसान हो सकता है। इन सारे बातों के बारे में सोचकर उन्हें रोना आ गया और वो सोचने लगी अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई तो घर का क्या होगा, और अगर खिड़कियां ही खुली रह गई तो घर में जो सामान है, मैंने पहले ही बताया, उन सब का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। ये सारी बातों को सोचकर उनकी अधीरता यानी क्या? व्याकुलता जो है वो और भी जो है वो और भी ज़्यादा होती जा रही थी, यानी व्याकुलता और भी बढ़ रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। यानी जिस धड़कन का इलाज करने के लिए जो धड़कनें हैं उनको रेस्ट देने के लिए, विश्राम देने के लिए जुहू बीच के लिए पर घूमने के लिए आए थे कि चलो रेस्ट कर लेंगे 2-4 दिन तो क्या हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, अच्छा लगेगा। इन सारे बातों को सोचकर यहाँ आए थे। तो आने के बाद क्या हुआ था? दिल की जो धड़कनें हैं वो और भी 10 गुना बढ़ गई थी। डर लग रहा था उन्हें कि क्या अगर सच्ची में खुली होंगी तो क्या होगा। मैंने तेजी से मोटर चलाई। देखो, अभी इन सारे बातों को सोचकर वो वहाँ पर विश्राम भी करना सके। उन्होंने क्या किया? तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन लेखक का दिल जो है वो उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार यानी क्या? गति से, बहुत ही तेज गति से धड़क रहा था, क्योंकि अगर घर खुला रह गएगा, खिड़कियाँ खुली रह जाएगी तो क्या होगा।
जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए, यानी दुगनी रफ्तार से वो रिटर्न आ गए थे। जैसे ही बहुत तेज रफ्तार से वो गए थे वैसे ही तेज रफ्तार से वो रिटर्न आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटनियाँ बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर यानी अच्छी तरह से लगाई गई थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरा दिल की धड़कनें बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। देखो, लेखक ने ही खुद ये खिड़की की चटकनियाँ लगाई थी, खिड़की को अच्छी तरीके से बंद किया था, लेकिन लेखक को ये याद नहीं आ रहा था, और इसके वजह से पहले तो सिर्फ लेखक के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन अब क्या हुआ था कि श्रीमती जी की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। यानी क्यों बढ़ गई? क्योंकि विश्राम करने के लिए जाना था, एंजॉय करने के लिए जाना था, लेकिन लेखक को खिड़कियां बंद की या नहीं वो याद नहीं आ रहा था, और आने के बाद जो बंद खिड़कियां देखकर सारा मूड ऑफ हो गया था, उसकी वजह से उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। मुझे याद साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह होता है। यहाँ पर देखो, लेखक को यह याद आ रहा था पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, यानी अगर आप पूर्ण रेस्ट लोगे, पूरा आराम करोगे तो पूर्ण निरोग हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, पूर्ण यह शब्द लग जाता है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है, यानी डरावना हो जाता है। तो देखो बच्चों, हमने इस पाठ में लेखक को आराम करने के लिए कहा था, लेकिन किस प्रकार जाने से पहले भी उनकी भागा दौड़ी हुई, वहाँ पर एंजॉय करते समय कैसे उन्हें घर की याद आई, घर की खिड़कियाँ बंद की है या नहीं, आने के बाद भी जो हालत हुई, उन सारे बातों के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम ये बात समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो कभी भी पूर्ण विश्राम नहीं कर सकता। इस पाठ से हमें क्या समझ में आता है कि आज का युग जो है वो आपाधापी का युग है, यानी भागा दौड़ी का युग है। इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति के पास स्वयं के लिए, खुद के लिए तो समय होता ही नहीं है, और अपने व्यस्तता के कारण उसके लिए विश्राम के 2 पल भी दुर्लभ हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। आज का व्यक्ति घरेलू उलझनों में इतना व्यस्त हो गया है कि वह खुद के 2 पल का आनंद नहीं उठा पाता। इतना बिजी आज के व्यक्ति का शेड्यूल हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये पाठ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या करोगे, आपके स्क्रीन पर सामने जो शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ के, उस शब्दार्थ को लिख लोगे, और मुहावरे भी दिए गए हैं। उन मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, लेसन का नाम लिखोगे, लेखक का नाम लिखोगे, शब्दार्थ लिखोगे, शब्दार्थ मुहावरे लिखोगे, मुहावरे का जो है वो अर्थ लिखोगे। ठीक, अर्थ लिखकर वाक्य में उसका प्रयोग करोगे। फिर आपके स्क्रीन पर जो है वो प्रस्तावना दी गई है आपको, उस प्रस्तावना को भी आप लिख लोगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर सामने प्रस्तावना दिखाई दे रही है। शब्दार्थ मुहावरे प्रस्तावना, या फिर प्रस्तावना फिर शब्दार्थ मुहावरे, कैसा भी क्रम ले लो। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना लिख लो। ठीक है, ऐसा करो, सबसे पहले प्रस्तावना लिख लो, प्रस्तावना के बाद शब्दार्थ लिख लो, शब्दार्थ के बाद जो है वो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लो। ठीक है, प्रस्तावना, शब्दार्थ, मुहावरे, और इसके बाद आपका जो स्वाध्याय है वो आपको लिखना है। पेज नंबर 22 पर स्वाध्याय दिया गया है, वो लिखना है। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, पर्यायवाची शब्द लिखो और भाषा बिंदु। निम्नलिखित समोच्चारिक भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर आपको दिए गए है। ये जो है स्वाध्याय आप कहाँ पर लिखने वाले हो, होमवर्क में। प्रस्तावना, शब्दार्थ, मुहावरे और ये जो स्वाध्याय मैंने अभी आपको बताया, ये सारा आप आपके नोटबुक में लिखने वाले हो। उम्मीद करती हूँ पाठ समझ में आ गया होगा। हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।